हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 9 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट जो मेजर स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, उसको 3 अम्ब्रेला स्कीम्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। यानी कि बहुत सारे स्कीम्स होंगे जो सेपरेटली ऑपरेट होते होंगे, लेकिन अब उसे अम्ब्रेला स्कीम्स के तहत क्लासिफाई कर दिया गया है। अम्ब्रेला स्कीम्स यानी कि इसके अंतर्गत बहुत सारे स्कीम्स आएंगे, जस्ट लाइक होते हैं ना अम्ब्रेला, दैट कवर्स मेनी सब स्कीम्स। सो बात करते हैं कि कौन कौन से स्कीम्स को कवर की गई हैं। तो आप देख सकते हो ये जो स्टेप लिए गए हैं, डेफिनेटली इट विल हेल्प इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम, और इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा इस स्टेप से। अलोंग विद जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होते हैं उस पर भी लगाम लगेगी, अलोंग विथ बेटर आइडेंटिफिकेशन, टारगेटिंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी किया जा सकेगा स्केर्स रिसोर्सेज का। और भी बेनिफिट्स होंगे हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात तो हमें ये जानना होगा कि ये 3 अम्ब्रेला स्कीम्स कौन कौन से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि जब भी ऐसे स्कीम्स आते हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। तो क्या नेचर है, किस इश्यू पर ये बात करता है ये आपका स्कीम। तो देख सकते हो ये जो सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम है, बेसिकली इसके तहत जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है उसको इंटरैक्टिव बनाया जाए, मोर चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाए बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल फैसिलिटीज, चाहे वो क्रिच मैकेनिज्म हो। क्रिच यानी कि वहां पर जो चाइल्ड को प्ले करने के लिए, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर सुविधा हो, एज वेल एज स्मार्ट टीचिंग, एज वेल एज लर्निंग एड, ये सब सुविधा प्रदान करने के लिए ये आपका सक्षम आंगनवाड़ी इनिशिएटिव लिया गया था। जब हम बात करते हैं मिशन पोषण 2.0 की, तो ये जो है लॉन्च किए जाएंगे बाय मर्जिंग द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्लस पोषण अभियान। तो पोषण 2.0 इज इक्वल टू बेसिकली सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्लस पोषण अभियान, जो 1.0 चल रहे थे, दोनों को मर्ज करके पोषण 2.0 लाया जाएगा टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी, आउटरीच एज वेल एज आउटकम। और अगर हम बात करें पोषण अभियान की, तो पोषण अभियान कहो या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहो, ये फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है गवर्नमेंट की, जिसके तहत न्यूट्रिशनल आउटकम्स जो बच्चों के हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के हैं, लैक्टेटिंग मदर्स के हैं, इनको इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके तहत और कौन कौन से स्कीम्स इंक्लूडेड हैं, तो आप देख सकते हो अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। आंगनवाड़ी सर्विसेज है आपका, पोषण अभियान है आपका, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स है, नेशनल क्रीच स्कीम है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत जो स्कीम्स है उसमें आते हैं, जिसमें आंगनवाड़ी सर्विसेज है, पोषण अभियान है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स है, नेशनल क्रीच सिस्टम या स्कीम भी है। जो आपका नेक्स्ट अम्ब्रेला स्कीम है आप देख सकते हो मिशन वात्सल्य। तो जब बात करते हैं मिशन वात्सल्य की, ये जो ऑब्जेक्टिव है या एम है इस मिशन की, टू इंश्योर सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन। और कौन से स्कीम्स आप देख सकते हो यहाँ पर जो इंक्लूड किए गए हैं इसके तहत, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज। और जो नेक्स्ट आपका है वो है आपका मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति देख सकते हो, इसमें आपका पॉलिसीज एंड स्कीम्स जो प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए थे उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इट विल रन इन कन्वर्जेंस विद द अदर मिशंस या अम्ब्रेला स्कीम्स। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से स्कीम्स इंक्लूड किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज संवाद। संवाद इज बेसिकली देख सकते हो वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलंटियर, वुमेन हेल्पलाइन, स्वधार, उज्ज्वला, विडो होम्स, ये सब कुछ स्कीम्स है जो आपको इस कैटेगरी में आ जा रहे हैं ना। तो जो संवाद स्कीम जो चल रहे थे उसके अंतर्गत ये कंपोनेंट आ रहे थे, और इन सारे कंपोनेंट को अब मिशन शक्ति के अंतर्गत डाल दिया गया है। एलोंग विथ वी हैव सामर्थ्य स्कीम्स जो चल रहे थे, जिसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्रेच सिस्टम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जेंडर बजटिंग, रिसर्च, ये सब कुछ आ जाते हैं। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज को मर्ज कर मिशन शक्ति के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है आपको, तो यस आपको सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि कौन से 3 जो है अम्ब्रेला स्कीम्स का बेसिकली लाया गया है। तो एक तो ये है, दूसरा है मिशन वात्सल्य, तीसरा मिशन शक्ति है, क्योंकि आपको ये ऑप्शंस में देकर आपको पूछे जा सकते हैं। और एम एंड ऑब्जेक्टिव आपको थोड़ा पते होने चाहिए। फॉर एग्जांपल पोषण अभियान का पता होना चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अलोंग विथ ये जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है,
इसके बारे में पता होने चाहिए, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कौन सी मिनिस्ट्री से चलाती है ये पता होना चाहिए। तो आपको बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की। तो इट इज यूएस ब्रिंग्स इंडिया टू टॉक टेबल फॉर अफगान पीस प्लान, है ना। तो ये जो अफगान पीस प्लान की जो टॉक्स के ऊपर बात बन रही थी, बिगड़ रही थी, अब जो है उसमें इंडिया का भी रोल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस ने कहीं ना कहीं इंडिया को भी जो है टॉक टेबल पर पेश करने का, लाने का बेसिकली आह्वान किया फॉर द अफगान पीस प्लान। तो यूएस जो है अफगानिस्तान से प्रपोज किया है, कह सकते हैं तो अफगानिस्तान है यूनाइटेड नेशन कन्वीन मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 कंट्रीज जिसमें इंडिया हो टू डिस्कस ए यूनिफाइड अप्रोच सपोर्टिंग पीस इन अफगानिस्तान। तो अन्य 5 कंट्रीज जिसको शामिल करने का प्रयास किया जाएगा इस अफगान पीस डील में या अफगानिस्तान पीस प्लान में। तो देख सकते हो यूएस है, रशिया है, पाक है, चाइना है और ईरान है। तो अगर हम बात करें अफगान पीस प्लान की, तो इसको सिंपली कहो कि पीस डील है ये, और ये साइन हुई थी यूएस के द्वारा विथ तालिबान इन फैब 2020। और क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव था? टू फॉर्मली पुट एन एंड टू द 19-year-old लॉन्ग वॉर इन अफगानिस्तान। आई थिंक कि 2000 से ईयर 2000 से ही ये डिस्टर्बेंसेस शुरू हुआ था, और इस डिस्टर्बेंसेस का खामियाजा अभी तक अफगानिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और इसलिए यहाँ पर शांति की जरूरत थी, और अल्टीमेटली ये पीस डील लाने का प्रयास किया गया था। और ये जो अफगानिस्तान पीस डील है, इट विल एड्रेस द 4 मेन इश्यू। सबसे पहली बात तो एक लास्टिंग सीज फायर हो दोनों देश के बीच में अमंग द यूएस, तालिबान एंड अफगान फोर्सेस। एलोंग विद तालिबान से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे अलकायदा जो ग्रुप सब है उनसे अपने जो लिंकेजेस है उसको दूर करें। एलोंग विद इंट्रा अफगानिस्तान पीस डायलॉग भी इनिशिएट करने की बात चल रही है। एलोंग विद विथड्रॉल ऑफ फॉरेन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, ये भी 4 मुख्य पीस डील में बातें कही गई है। इसको आप मेंस के लिए याद रखना क्योंकि पूछे जाएंगे। और इंडिया का जो रोल रहा है अफगानिस्तान पीस में अगर देखा जाए तो इंडिया तो चाहता है अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान कंट्रोल्ड एंड अफगानिस्तान ओन्ड प्रोसेस, है ना। और इंडिया ऑल्सो होप्स टू हैव ए रोल इन सेटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस विद द पीस डील, जिसमें आपका कंसर्निंग टेररिज्म से जो जुड़ा मुद्दा हो, वायलेंस से जुड़ा मुद्दा हो, वुमेन राइट्स से एसोसिएटेड मुद्दा हो, एज वेल एज डेमोक्रेटिक वैल्यूज की ही बात क्यों ना हो, इन सब के टॉपिक पर भारत भी टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करना चाहता है। और 2006-2016 से ही इंडिया जो है मिलिट्री असिस्टेंस एक प्रकार से बढ़ा रहा है टू अफगानिस्तान। और आप देख सकते हो इंडिया हैज प्लेड अ की रोल इन रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, हैविंग इन्वेस्टेड $2 बिलियन इन एड एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। आप हमें बताइए कि कौन कौन से रिसेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो आपका रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वहां पर लाई गई थी, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके एग्जाम सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो यस आपको प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अफगान पीस डील है इसके कुछ प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर पता होने चाहिए कि अफगानिस्तान का जो आपका बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सा है, और अफगानिस्तान के अंदर क्या कुछ फिजिकल फीचर्स है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। तो यहाँ से आप प्रीलिम्स के लिए ये बातें जरूर निकाल सकते हो। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट प्राइवेट कंपनीज आर क्यूइंग अप टू सेट अप न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज। क्यूइंग मतलब लाइनिंग, मतलब रिक्वेस्ट की एक प्रकार से बौछार आई हुई है न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज क्रिएट करने की, सेटअप करने की। तो ये क्या है आपका न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज, हम देखने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली कुछ जो इंडिया के लीडिंग स्टार्टअप है, फिनटेक है, कॉर्पोरेट्स है, ये सब अपनी इंटरेस्ट जो है वो न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज की तरफ शोकेज कर रहे हैं। और आरबीआई ने एक डेडलाइन सेट किया था मार्च 31, 2021 का कि वो एप्लीकेशंस बेसिकली सबमिट करे जिनको इंटरेस्टेड है न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज क्रिएट करने के लिए, तो ये एप्लीकेशंस ये सबमिट करेंगे। इससे पहले भी आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया था न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज के लिए टू मैनेज पेमेंट सिस्टम, है ना। तो अगर हम बात करते हैं न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज की, तो क्या है ये या फिर ये क्या होगा, तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी सिंपली आप समझ सकते हो कि नॉन प्रॉफिट एंटिटी होगा। ये सेटअप किए जाएंगे, अलोंग विथ इट विल मैनेज एंड ऑपरेट न्यू पेमेंट सिस्टम,
especially in retail space such as ATM, white label, point of sale machines, आधार बेस्ड पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज। सिंपली अगर लॉजिक कहा जाए, अगर अभी के प्रेजेंट स्थिति को देखें तो वी हैव द एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी कुछ इसी प्रकार का फंक्शन करता है, वो एटीएम को रेगुलेट करता है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लाता है, रेमिटेंस सर्विसेज सब सुविधाएं प्रदान करता है। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, एनपीसीआई ओनली वन एंटिटी है, इसके कंपटीटर है ही नहीं, सारा काम यही देखता है। और अगर एनपीसीआई फेल हो गई या फिर कुछ इश्यू आ गया तो सारा पेमेंट सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और इससे कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पाती। अगर मोर देन वन एंटिटी रहती है विच इज समथिंग लाइक एनपीसीआई तो डेफिनेटली ये फायदा होगा। हम देखेंगे कि क्या फायदा होगा, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव आप समझ जाओ कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज का कंसेप्ट यही है कि जो है एनपीसीआई रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस को लाया जाए, सो दैट जो आपका मोनोटोनी है, मोनोटोमस मतलब मोनोटोमस ये जो आपका सिंगल इंस्टीट्यूट हो उसको मोर देन वन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया जाए। तो अगर हम बात करते हैं न्यू अम्ब्रेला एंटिटी की, तो इट विल बी ए कंपनी अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 और एंटिटीज जो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए देख सकते हो आप, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द रेसिडेंट इंडियन सिटीजन। और ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी शेल हैव ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ RS 500 करोड़। तो ये सब कुछ बातें हैं, ये आपको प्रीलिम्स के लिए डाटा नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ये पूछे जा सकते हैं कि रेसिडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हो, एनआरआई जो है वो नहीं ओन कर सकते एनयूई को। और एनयूई की बात करें तो शुड ऑपरेट इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिलेवेंट रिस्क इन द फील्ड ऑफ सेटलमेंट, क्रेडिट, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एंड प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये बात है कि नीड फॉर एनयूईज की क्यों जरूरत पड़ी, तो मैंने बोला वही यहाँ पे रिपीट हो रही है। एज प्रेजेंट नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल्स ओवर 60% ऑफ द रिटेल पेमेंट और टू बिग टू फॉल। मैंने वही बोला है कि इतना ज्यादा डिपेंडेंसी पेमेंट सिस्टम का एनपीसीआई पर हो गया कि अगर कभी भी ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके कारण एनपीसीआई ब्रेक डाउन हो जाता है, चाहे वो हैकिंग हो जाए, चाहे वो आपका जो आपका सिस्टम फेल्यूर हो जाए, चाहे वो आपका कुछ और ज्यादा लीगल और डिस्प्यूट आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये इतने बड़े जो ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है वो इफेक्ट होगा ही होगा, है ना। तो मोर सच एंटिटीज विल इनकरेज कंपटीशन एंड विल ऑफर मोर रिटेल पेमेंट सॉल्यूशन टू द कस्टमर। और आप देख सकते हो एनपीसीआई ऑपरेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है आपको याद रखने हैं, रुपे कार्ड एनपीसीआई का ही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनपीसीआई का ही है, भारत बिल पेमेंट, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, फास्टैग देख सकते हो या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को ही देख लो, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। आप हमें ये बताइए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या है, और इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, और बेसिकली नेशनल फाइनेंशियल स्विच ये क्या है, एनएफएस सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम, एनएफएस स्विच, इनके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। प्रीलिम्स के लिए आपको न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए क्या है ये, और बेसिकली ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत सेटअप किया जाएगा। और ये याद रखना है कि एनआरआईज आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। और फिर क्या याद रखना है, ये जो एनपीसीआई के कुछ प्लेटफॉर्म चलते रहते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए और इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स एक जान लो और उसके बाद क्या जानो कि ये सब एनपीसीआई के द्वारा ऑपरेट होती है। और एक आप एनपीसीआई के बारे में बात कर लो कि एनपीसीआई भी नॉन फॉर प्रॉफिट बॉडी ही है, कह सकते हो कंपनी ही है, और बेसिकली कुछ बैंक के एसोसिएशन की मदद से इसे तैयार की गई थी टू डीपेन डिजिटल पेमेंट्स। ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पर एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें ये कहा गया है कि एवरी डे 4 चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज डिनाइड जस्टिस ड्यू टू इनसफिशिएंट एविडेंस। काफी ज्यादा गंभीर बेसिकली स्थिति कह सकते हो जहां पर लैक ऑफ एविडेंस के कारण जस्टिस जो है चिल्ड्रन को नहीं मिल पाते हैं, वो भी इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद। तो ये जो स्टडी कंडक्ट की गई है वो कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा की गई है, जो कि एक नोबेल लॉरेट है। आपको पता है इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और इनकी जो चिल्ड्रन फाउंडेशन थे इन्होंने ही यह स्टडी की थी टू असेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो क्या की फाइंडिंग है देख सकते हो, बोला गया है कि इस एक्ट का पुअर इम्प्लीमेंटेशन है,
क्योंकि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस हुए हैं 2017 से 19 दैट हैव बीन क्लोज्ड बाय पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विदाउट फाइलिंग द चार्जशीट, यानी कि 2 सालों में हमें ऐसे केसेस को बढ़ते देखने को मिले हैं जहां पर जो पुलिस है वो केसेस को फाइल के क्लोज कर दिए हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद विदाउट फाइलिंग द चार्जशीट, यानी कि एविडेंस मिली ही नहीं तभी तो वो चार्जशीट नहीं फाइल हो सकी, है ना। तो और जो अन्य कंसर्न है देख सकते हो एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली टुगेदर अकाउंटेड फॉर 51% ऑफ केसेस along with we have delayed justice। आप देख सकते हो 89% of the child sexual abuse cases were awaiting justice at the end of 2019। कितनी गंभीर परिस्थितियां हैं आप समझ सकते हो। हमारे जो आपका जस्टिस सिस्टम है 89%, कितना एक्सट्रीम है। 89% ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस अवेटिंग जस्टिस एट द एंड ऑफ 2019। समझ रहे हो कितनी गंभीर स्थिति है, समझने की कोशिश कीजिए। और अगर हम बात करें पोस्को एक्ट की, तो पोस्को एक्ट की बात करते हैं तो ये जो एक्ट है वो इनेक्ट किया गया था टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी एंड बेसिकली स्पेशल कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट करने की भी बात कही गई थी फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। और ये स्पेशल कोर्ट भी कहीं ना कहीं काम नहीं कर सका, तभी तो आप देख सकते हो डिलेड जस्टिस देखने को मिल रहा है। और इट इज जेंडर न्यूट्रल, ये याद रखना है। डिफाइन चाइल्ड एज एनी पर्सन विच इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। और इसके तहत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज को डिफाइन किए गए हैं जिसमें पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव एजल्ट है एज वेल एज सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी है। एंड इट इनकॉर्पोरेट्स चिल्ड्रन फ्रेंडली प्रोसीजर्स फॉर रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, इन सब के बारे में बातें कही गई है। और हाल ही में एक्ट को अमेंड भी किया गया था मेकिंग प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट फॉर चाइल्ड अब्यूज मोर स्ट्रिंजेंट। तो ये सब कुछ बातें थी। सो बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें क्या याद रखना है। तो हाँ, आपको पोस्को एक्ट के बारे में पता होना चाहिए और बेसिकली कुछ प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए। ये जो स्टडी है ये स्टडी आप मेंस आंसर राइटिंग को एक प्रकार से 4 चांद लगाने के लिए यूज कर सकते हो। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। इट इज अबाउट सब कमिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ कमिटी रिकमेंडेड आईबीसी प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो क्या रिकमेंड की गई है, क्या बातें की गई हैं, हम देखते हैं। ये जो सब कमिटी गठित की गई थी अंडर एमएस साहू, इन्होंने रिकमेंड किया प्री पैक फ्रेमवर्क को विच शुड बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आईबीसी 2016। और जब हम बात करते हैं प्री पैक तो बेसिकली एग्रीमेंट कह सकते हो फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डेब्ट ऑफ ए डिस्ट्रेस्ड कंपनी। और कैसे, तो थ्रू ए एग्रीमेंट बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस, है ना। तो आप देख सकते हो तो प्री पैक बेसिकली क्या है, आपका एग्रीमेंट है फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डेब्ट ऑफ ए डिस्ट्रेस्ड कंपनी, क्योंकि डिस्ट्रेस्ड कंपनी पे नहीं कर पाएंगी बैंकों को, तो क्या होता है कि वो आपका डिस्ट्रेस्ड कंपनी के रूप में कैटेगराइज हो जाएगा। और बेसिकली ये जो प्री पैक एग्रीमेंट लाया गया है वो सिर्फ डेब्ट के रिजोल्यूशन के लिए लाया गया है, एक एग्रीमेंट कह सकते हो। और इस एग्रीमेंट जो है ये आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस। और कॉर्पोरेट सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो आईबीसी के तहत है, आप देख सकते हो इस अनलाइक दिस प्री पैक जो है मोर इनफॉर्मल है एंड वुड लाइकली टू बी कंप्लीटेड मच फास्टर। तो बेसिकली केसेस को जल्द से जल्द सुलटाने के लिए ये जो है आपका प्री पैक एग्रीमेंट लाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम बात करें आईबीसी की, तो आईबीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आईबीसी बेसिकली आपको टाइम बाउंड प्रोसेस या सुविधा कह सकते हो टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी प्रदान करता है फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू एसेट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर, चाहे वो डिस्ट्रेस कंपनी हो, चाहे वो जो आपका जिनके पैसे डूब रहे हो वो ही क्यों ना हो, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो। और एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनीज, सब पर लागू होती है आईबीसी। और एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है, तो वी हैव नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी के लिए और एलएलपीज के लिए, और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल इंडिविजुअल्स के लिए और पार्टनरशिप फर्म के लिए। याद रखना है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनीज और एलएलपीज के मैटर्स को डील करती है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के मैटर को डील करती हैं। और टाइम लिमिट क्या रखा गया, आप देख सकते हो जो रिजोल्यूशन है उस रिजोल्यूशन प्रोसेस का कंप्लीशन विद इन 330 डेज में हो जाना चाहिए।
और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे भी अपॉइंट किया गया है एज ए रेगुलेटर एंड इट कैन ओवरसी दिस प्रोसीडिंग्स। और देख सकते हैं आप, हाल ही में आईबीसी को अमेंड भी किया गया था इन लाइट ऑफ पेंडेमिक टू गिव परमानेंट प्रोटेक्शन टू कंपनीज फॉर डिफॉल्ट ऑफ अप टू 1 ईयर स्टार्टिंग मार्च 25, 2020, क्योंकि लॉकडाउन का फेज हो गया था और जो कंपनीज है वो सब बंद हो गई थी। ऐसे में अगर वो लोन ले भी होंगी तो वो कैसे चुकाएंगी? दैट्स वाई ये जो है प्रोटेक्शन दी गई थी कंपनीज को, अगर वो डिफॉल्ट होती हैं तो भी फॉर अप टू 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 25, 2020। तो ये याद रखना है। सो आप यहाँ देख सकते हो रिजोल्यूशन टाइमलाइन एंड प्रोसेस क्या है। लेट्स से कि डिफॉल्ट हो गया कोई कंपनी जिसने लोन ली थी, और जब डिफॉल्ट हो गई तो फिर जब मैटर आईबीसी के पास गया तो सबसे पहला काम क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा जो उस मैटर को एक्सक्लूसिवली डील करेंगे, और उसके बाद 330 डेज का टाइम दिया जाता है कि रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। और एक बार ये जो आपका रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्रेडिट कमिटी फॉर्मेशन की जाती है। और ये जो क्रेडिट कमिटी फॉर्मेशन है या क्रेडिट कमिटी है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं तो देख सकते हो 66% ऑफ द क्रेडिटर्स जो होंगे उनको अप्रूव करना पड़ेगा इस रिजोल्यूशन प्रोसेस को जो तैयार की गई है। और अगर रिजोल्यूशन प्रोसेस इम्प्रूव हो गई, उस पर हामी भर दी गई, 66% ऑफ द क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया तो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और अगर नहीं तो डायरेक्टली आपका लिक्विडेशन में चला जाएगा। तो आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। तो इंसॉल्वेंसी कह सकते हैं एक स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जहां पर इंडिविजुअल्स या कंपनी अनेबल टू रिपे देयर आउटस्टैंडिंग डेब्ट, है ना। तो ये याद रखना, इंसॉल्वेंसी का मतलब तो ये हो गया कि व्हेन इंडिविजुअल्स और कंपनीज आर अनेबल टू रिपे देयर आउटस्टैंडिंग डेब्ट। और आप हमें बताइए बैंकरप्सी का क्या मतलब होता है। इंसॉल्वेंसी का तो मतलब ठीक है कि जब इंडिविजुअल और कंपनी रिपे नहीं कर पाती अपने आउटस्टैंडिंग डेब्ट को, लेकिन बैंकरप्सी का क्या मतलब होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अनेबल टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और मेक पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर इट फाइल्स बैंकरप्सी। बताना क्या है, यहाँ लिखा ही गया। जब लीगली जो है कोई कंपनी जो है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो साफ साफ ये डिक्लेयर कर देता है कि हम जो है पेमेंट नहीं कर सकते क्रेडिटर्स को, तब वो बैंकरप्सी फाइल की जाती है। तो बैंकरप्सी आप देख सकते हो फाइल की जाती है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिनको लगता है कि हमारे द्वारा डेब्ट पे नहीं किए जाएंगे। और लिक्विडेशन की बात करें तो इट इज ए प्रोसेस इन विच कंपनी इज ब्रॉट टू एन एंड और ऑल्सो द एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द क्रेडिटर्स इन ऑनर। ये सब कुछ बातें हाँ प्रीलिम्स के लिए आपको आईबीसी के बारे में पता होनी चाहिए कि इसके ऊपर अप्लाई होती है। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं एनसीएलटी और एनसीएलटी, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अलॉन्ग विद डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में पता होने चाहिए। और ये जो आपका प्रक्रिया है रिजोल्यूशन टाइमलाइन की, इस ये डेट आपको याद रखनी चाहिए 330 डेज। और ये जो आपका अप्रूवल की जो पावर है, वोट पावर है, वो भी पता होनी चाहिए कि इक्वल टू 66%। बात करते हैं शॉर्ट टर्म न्यूज की। इट इज अबाउट इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि हु रिलीजेस इट। तो ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है वो बेसिकली पब्लिश किए जाते हैं यूएस कंजर्वेटिव थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। तो आपको याद क्या रखना है, द हेरिटेज फाउंडेशन पब्लिशेस इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। और 12 इंडिकेटर पर वर्क करते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लाइक वर्ल्ड बैंक या फिर आपका IMF, तो उसके आपको पैरामीटर्स याद रखने पड़े। तो डेफिनेटली हेरिटेज फाउंडेशन इतना ही इंपॉर्टेंट है। 4 कैटेगरीज में है, वैसे देख लो। रूल ऑफ लॉ है, साइज ऑफ गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी एफिशिएंसीज है, ओपन मार्केट है। इन 4 ब्रॉडर ग्राउंड के आधार पर ये तैयार किए जाते हैं। और इंडिया को 26 आउट ऑफ 40 कंट्रीज रैंक किया गया है अमंग द एशिया पैसिफिक कंट्रीज एंड 121 ग्लोबली आउट ऑफ 184। और improvements made in business freedom were offset by declines in judicial effectiveness and other scores। और सिंगापुर देख सकते हो आप टॉप किया है इंडेक्स में, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट लोन राइट ऑफ। तो हाल ही में ये इन्फॉर्म किया गया कि जो बैंक्स है उन्होंने जो 5.85 लाख करोड़ के जो लोन्स वैल्यू है उसको रिटर्न ऑफ किया गया। तो रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। रिटर्न ऑफ का मतलब सिंपली कह सकते हो कि
उस लोन को या फिर उस एसेट को हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि भविष्य में भाई इसका कोई रिटर्न आने वाला है नहीं, ये जो है हमारे ऑब्जेक्टिव को सर्व नहीं करेगा, तो इसको छोड़ो, क्यों परेशानी झेल कर लेके बैठे हो। एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि जैसे कोई बैंक है, उस बैंक से लोन लिया गया और 500 करोड़ रुपए लेकर वो व्यक्ति या इंडिविजुअल या कंपनी डिफॉल्ट हो गया, तो रिटर्न ऑफ का मतलब ये होगा, जब तक रिटर्न ऑफ नहीं हुआ तब तो प्रयास किए जाएंगे कि 500 करोड़ रुपए भाई साहब वसूल हो जाए, लेकिन लेट से कि आपका 300 करोड़ ही वसूल हो सका इन प्रकार के माध्यम से, और जो 200 करोड़ हुआ वो कितना भी कोशिश कर ले नहीं हो रहा, वो अटके पड़े हैं। ये जो बैलेंस शीट है बैंक के वो जो है वो बेसिकली ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों से खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, 200 करोड़ का रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा, है ना। तो आप समझ सकते हो, तो ये हुआ सिंपल मतलब रिटर्न ऑफ द लोन। और ये रेगुलर एक्सरसाइज जो बैंक कंडक्ट करती है इन ऑर्डर टू क्लीन देयर बैलेंस शीट एंड टू फ्री मनी पार्क्ड बाय बैंक फॉर प्रोविजनिंग, है ना, ऑफ एनी लोन। और इट अप्लाइज इन द केसेस ऑफ बैड लोन्स और एनपीए। मैंने बोला आपको ऑल्दो बैड लोन्स आर रिटर्न ऑफ, लेकिन बोरोवर्स ऑफ सच लोन्स रिमेन लायबल फॉर पेमेंट। तो याद रखना, रिटर्न ऑफ कर दिए तो इसका मतलब बैलेंस शीट से रिटर्न हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि जो है जो लोन को वापस करवाने के तरीके को भी रिटर्न ऑफ कर दिया, नहीं, चाहे बैंक तो भविष्य में मारपीट कर वापस कर सकती है, करवा सकती है, कुछ भी इलीगल एक्शन लेकर भी करवा सकती है, ये बात होता है। द नेक्स्ट इज अबाउट सीपीसीबी रिपोर्ट ऑन कंटेमिनेटेड साइट। तो सीपीसीबी रिपोर्ट आए हैं, क्या बातें कही जा रही है, तो इस पर एज पर द रिपोर्ट 112 साइट्स ऐसे हैं जो कंटेमिनेटेड है बाय टॉक्सिक एंड हजार्डियस सब्सटेंसेस इन इंडिया विथ हाईएस्ट साइट्स इन ओडिशा। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में हमें जानने होंगे, तो रट लो, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत क्रिएट किया गया था। रट लो, ये एयर पॉल्यूशन के तहत नहीं, वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत क्रिएट किया गया है अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द पावर एंड फंक्शंस अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट। फंक्शन डेफिनेटली एंजॉय करता है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन बोथ का, लेकिन कंस्टिट्यूट किए गए हैं वाटर पॉल्यूशन एक्ट के तहत, और ये स्टेटूटरी बॉडी है। और इट प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आप देख सकते हो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है वो टेक्निकल सर्विसेज भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को प्रदान करती हैं। द नेक्स्ट इज अबाउट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्कीम। तो हाल ही में पीएम डेडिकेटेड 7,000 यानी कि 7,500 जन औषधि केंद्र कहां पर, शिलोंग पर, टू द नेशन। 2008 में जन औषधि स्कीम्स लॉन्च की गई थी, और याद रखना है जन औषधि स्कीम्स डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में आता है। याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये जन औषधि स्कीम नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का है। सबसे पहली बात तो यही रटनी है आपको। 2015 में इसको रिकैलिब्रेट किया गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्कीम। और क्या ऑब्जेक्टिव है तो देख सकते हो, मेकिंग क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर ऑल पार्टिकुलरली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज। कैसे, तो एक्सक्लूसिव आउटलेट खुलवाकर लाइक जन औषधि मेडिकल स्टोर सो एज टू रिड्यूस पॉकेट एक्सपेंसेस इन हेल्थ केयर। और इम्प्लीमेंट कौन कर रहे हैं, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया। याद रखना, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया, याद रखना इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी ये है, लेकिन यह स्कीम है किसकी, तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की है। इतना आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज अबाउट P172+18 क्वासार। क्या है ये, तो सबसे पहली बात तो ये रखो कि क्वासार ये जो टर्म है इसको आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हो, वेरी हाईली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो फार अवे गैलेक्सीज में देखने को मिलती है, विच इमिट जेट्स एट रेडियो फ्रीक्वेंसी। और डेफिनेटली क्वासार्स जो है वो आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रदान करते हैं, देयर कैन बी ट्रिलियन टाइम्स ब्राइटर देन द सन। और ये जो क्वासार्स आर बिलीव्ड टू प्रोड्यूस देयर एनर्जी फ्रॉम मैसिव ब्लैक होल इन द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। ये तो लाई करते हैं इन विच क्वासार्स आर लोकेटेड, और बिकॉज क्वासार्स आर सो ब्रॉड they drawn out light from all other stars in the same galaxy, and study of quasars can provide information about the early stages of universe। ये तो ठीक है, आपको ये याद रखना है P172+18 क्या है, तो बेसिकली क्वासार के नाम दिए गए हैं। और क्वासार्स क्या है, तो ये फार
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है फार अवे गैलेक्सीज में दैट इमिट्स जेट एट रेडियो फ्रीक्वेंसी, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट इज ब्रेंट क्रूड। तो जब हम बात करते हैं ब्रेंट क्रूड की, तो क्या है ये, तो कंटेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं अराउंड सऊदी अरेबिया ऑयल फील्ड हैव पुश्ड ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस टू अबव $70 पर बैरल मार्क। तो क्यों ये ब्रेंट क्रूड ऑयल या फिर ये सब जो ऑयल को डिवाइड किया जाता है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन क्वालिटी। फॉर एग्जांपल ये जो ब्रेंट क्रूड प्राइस है, ये इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस कह सकते हो, ये ओपेक के द्वारा यूज किए जाते हैं, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो बेंचमार्क है फॉर डिसाइडिंग यूएस ऑयल प्राइसेस। तो यूएस की जो ऑयल प्राइसेस है वो डिसाइड होती है ब्रेंट क्रूड प्राइस के आधार पर, जबकि यूएस की ऑयल प्राइसेस है वो डिसाइड होती है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के आधार पर। तभी तो आप देख सकते हो कि कुछ महीने पहले ही लॉकडाउन के समय जो ऑयल प्राइसेस थी यूएस की, तो वो आई थिंक निगेटिव में चली गई थी, लेकिन ये जो आपका ये जो वेस्ट एशिया से जो पेट्रोल प्राइसेस थे या फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो नहीं निगेटिव हुए थे, दैट्स वाई। तो जो ब्रेंट क्रूड है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं नॉर्थ सी से, और ये जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यूएस ऑयल फील्ड्स इन टेक्सास, लुसियाना एंड नॉर्थ डकोटा। एंड याद रखना है कि जो सल्फर कंटेंट है ऑफ बोथ इज वेल अंडर 1%, मेकिंग देम बोथ स्वीट क्रूड। तो याद रखना है जो ब्रेंट क्रूड है ये आपका सल्फर कंटेंट लो होता है, मेकिंग देम बोथ स्वीट क्रूड। दे आर आल्सो लेस डेंस, मेकिंग देम इजियर टू रिफाइन एंड मोर अट्रैक्टिव टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, है ना। तो ये थी आज की काफी डिटेल डिस्कशन, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।